जी कैफ 4 बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 1। आज का लेक्चर बेसिकली ओरिएंटेशन है, इंट्रोडक्शन है आपका टीचर के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और प्लस कुछ प्लानिंग मैटर्स डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ जो हमने थ्रू आउट द सेशन जिनको फॉलो करना है। अच्छा, मुझे बता दीजिए हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले कैफ की कोई अटेम्प्ट नहीं दी हुई। हाथ उठा के बता दीजिए कैफ की कोई अटेम्प्ट नहीं दी। चलिए, तकरीबन 50% स्टूडेंट्स के लिए कैफ की पहली अटेम्प्ट। ठीक है, आज के ओरिएंटेशन में हम बेसिकली टीचर इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे, हम किस तरीके से सब्जेक्ट को लेके चलना है, हमने अपने सेशन को लेके चलेंगे, और किस तरीके से मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है फिज़िकल या ऑनलाइन सिस्टम की यूटिलिटी को। कुछ सजेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के हवाले से, ये सब्जेक्ट पहले इकट्ठा हुआ करता था बिजनेस लॉ कैफ 3 के नाम से। अब ये आई कैप ने इस अटेम्प्ट से यानी स्प्रिंग 2022 से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जी तो इस सेशन में आई कैप ने सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक बिजनेस लॉ और एक कंपनी लॉ। तो हम जो ये सेशन है हमारा वो बेसिकली कैफ 4 बिजनेस लॉ का है। तो आज का लेक्चर पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में। इसके बाद कुछ अर्सा जिस फर्म से मैंने आर्टिकल्स क्वालिफाई किए उसी के साथ मैनेजेरियल लेवल पे जॉब की। 2009 में मैंने शिफ्ट हो गया फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन में। 2009 से आज तक तकरीबन 12 साल या शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही अटैच हूँ। और ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 6 या 7 साल हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था मैं, ये सब्जेक्ट पढ़ा तकरीबन 6 या 7 साल का मतलब तकरीबन 12-14 सेक्शन जो है वो पढ़ा चुका हूँ। और सम टाइम ऐसा भी होता था कि एक ही सेशन में 3 या 4 बैचेस भी पढ़ाए हुए हैं मैंने। तो बहरहाल ये थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट की नेचर क्या है? अच्छा, ये सब्जेक्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए सब्जेक्ट की नेचर क्या है, उसके मुताबिक आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें, इसकी प्रिपरेशन करें और इसको अटेम्प्ट करें। जो इस सब्जेक्ट की नेचर है वो बेसिकली लीगल है। ठीक, मैं जब स्टूडेंट था तो शायद आप भी इस तरह करते होंगे, सब्जेक्ट को 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं हम, तो बाय नेचर अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट्स हैं कोई भी हो, वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FI1, FI2, कॉस्ट काउंटिंग वगैरह, वो हमारे फेवरेट होते हैं, उन पर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। लेकिन जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा सा हमें बोरिंग लगते हैं, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, और हम चाहते हैं कि बस रट्टा लगाएं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, रट्टा छाप दिया और पास हो गए। ये हमारी परसेप्शन होती है कि थ्योरी के पेपर में इस तरह होगा, हमने सिर्फ रट्टा लगाना होगा और एग्जाम में उसको छापना होगा। याद रखिए सीए के पेपर में ऐसा नहीं होता, ख़ासतौर पे लॉ के पेपर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, आगे चल के जब इसका पेपर स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ये लीगल सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ इसमें हमने लीगल प्रोविजंस को पढ़ना होगा, समझना होगा। और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो लीगल प्रोविजंस होंगी इनमें आपके लिए लीगल प्रोविजन को एज इट इज़ याद करना लाजमी नहीं है। एज इट इज़ याद करना लाजमी नहीं है, आपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमें, उसको एज इट इज लीगल प्रोविजन को प्रोड्यूस करना लाजमी नहीं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, फर्ज कीजिए
इन भाईजान से मैंने लीगल प्रोविजन पूछी, इन्होंने कहा लीगल लॉ की एक प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल कि किसी इंसान को कत्ल करना एक जुर्म है और जो भी इस जुर्म का इर्तिकाब करेगा उसे फांसी दी जाएगी। ठीक है, इन्होंने एक लीगल प्रोविजन थे। अब मैंने इनसे पूछा इन्होंने ये लीगल प्रोविजन कैसे बताई कि जो कोई किसी को कत्ल करेगा उसे फांसी दी जाएगी। अब देखें, इन्होंने 2 सेंटेंसेस में उसी कंसेप्ट को बता दिया, इन्होंने एक सेंटेंस में बता दिया। इनके अल्फाज वर्ड्स डिफरेंट थे, इनके वर्ड्स डिफरेंट थे। क्या इनके वर्ड्स डिफरेंट होने की वजह से कोई फर्क पड़ा? अब अगर मैं आपसे पूछूं किसने सही स्टेटमेंट दी किसने गलत, आप क्या कहेंगे? दोनों ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ में कंसेप्ट को, प्रोविजन को बताना, एक्सप्लेन करना जरूरी है, अल्फाज का सेम होना लाजमी नहीं है। तो पहली चीज जो आपने सीखनी है वो ये कि हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं लेकिन इसमें लीगल प्रोविजन को एज इट इज रिप्रोड्यूस करना लाजमी नहीं है। आप अगर सिंपल वर्ड्स में भी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर आईकैप की वेबसाइट पे जाके जैसे सोल्यूशन देखेंगे ना तो सम टाइम ऐसा होता है जो आईकैप ने सोल्यूशन दिया होता है उसके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, जो आप लिखते हैं वो वर्ड डिफरेंट है, क्योंकि आईकैप का सोल्यूशन जिन लोगों ने बनाया है वो मे बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या लीगल प्रैक्टिशनर्स हो, उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट होगी, स्टूडेंट की वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। वो थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस बनाने के आदी होते हैं, स्टूडेंट को सिंपल सेंटेंस बनाने की आदत होती है। तो क्या अगर आपका सोल्यूशन और जो आईकैप की वेबसाइट पे सोल्यूशन मौजूद है इनमें फर्क है तो इसका ये मतलब है कि आपका सोल्यूशन गलत है? नहीं, ये लाजमी नहीं है। हाँ, अगर कंसेप्ट डिफरेंट कर दिया आपने फिर आपका सोल्यूशन गलत होगा, लेकिन अगर कंसेप्ट सेम है, याद रखिए अल्फाज फर्क होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने आईकैप के ऑफिशियल से भी पूछा, कंफर्म किया हुआ है। तो पहली चीज ये ज़हन में रखिएगा, लीगल इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, पैराग्राफ है, इंग्लिश है। कैलकुलेशन 2-3 जगहों पे जाके शायद आएगी, 2-3 जगहों पे छोटी छोटी कैलकुलेशन आएगी। ज्यादातर पैराग्राफ फॉर्म में कंसेप्ट्स को सीखेंगे और इसमें अल्फाज के फर्क होने से कंसेप्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका कंसेप्ट सेम है। ठीक है, बल्कि इजी वर्ड्स जो होते हैं ना वो ज्यादा सिंपल वर्ड्स में लिखना ज्यादा बेहतर है, कंसेप्ट बिल्डिंग होती है इसमें। अच्छा, मैंने इसमें बात की कि आईकैप की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सजेस्टेड सॉल्यूशन मिलेंगे। प्रीवियस अटेम्प्ट हुई, अगर मैं ये चाहता हूं प्रीवियस अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स जो हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहता हूं, क्या मुझे आईकैप की वेबसाइट पे प्रीवियस पास्ट पेपर मिल जाएंगे? यस, मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या मिलेगा? सजेस्टेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम मिलेगी, एग्जामिनर कमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर कमेंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, सजेस्टेड सॉल्यूशन हो गया। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं? एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स जो पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, जो पेपर चेक करते हुए उससे जो पता चलता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो गलतियां की है, वो उनकी एक लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट जो है वो आईकैप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है, उससे कहते हैं एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स का मतलब प्रीवियस स्टूडेंट्स ने जो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जो गलतियां की उनकी लिस्ट। और याद रखें, एज प्रोफेशनल मुझे अंदाजा है आप शायद ये समझ रहे हो कि सबसे अहम चीज सजेस्टेड सॉल्यूशन है। सजेस्टेड सॉल्यूशन अहम नहीं है, वो तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। सबसे अहम चीज होती है एग्जामिनर कमेंट्स, कि हमें पता चले हमारे सीनियर ने क्या क्या गलतियां की हैं, हम वो गलतियां ना करें। तो हमेशा जब कभी पूरे सीए में जब कभी आप किसी भी पेपर के क्वेश्चन को, पास पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके एग्जामिनर कमेंट्स को जरूर पढ़ें, लाजमी पढ़ें। एग्जामिनर कमेंट्स में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद वो हमें मार्किंग प्लान भी बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस क्वेश्चन में कितना लिखना था और किस किस स्टेप के कितने मार्क्स थे। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये तो हो गया हमारा नेचर ऑफ सब्जेक्ट। प्री रेक्विजिट का मतलब क्या होता है? क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी और सब्जेक्ट का पढ़ना जरूरी है? क्या कोई और नॉलेज आपके पास होना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपने अगर फर्ज कीजिए कि FAR 1 नहीं पढ़ी,
टैक्स नहीं पढ़ा या कोई और भी सब्जेक्ट है नहीं पढ़ा, कोई इशू नहीं है, आप जीरो से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल क्या है इसका? इसका डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट। मॉडरेट समझते हैं किसको कहते हैं? मॉडरेट किसको कहते हैं? जो ज्यादा डिफिकल्ट हो, कम हो, के जो एवरेज दरमियाना हो, एवरेज दरमियाना। हाँ, तो मैंने इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको क्या बताया, और ये मैं अपने लेवल के हिसाब से नहीं बता रहा कि मेरे लिए मॉडरेट है, ठीक है? वो इतने सालों से पढ़ा के तो बंदे को चीजें याद हो जाती है, मेरे लिए तो शायद ये इजी हो। ये एवरेज स्टूडेंट के लेवल को सामने रख के बता रहा हूं मॉडरेट। एवरेज स्टूडेंट के लिए जो बिजनेस लॉ का पेपर है ये मॉडरेट है, और जो अकाउंटिंग का पेपर होता है वो डिफिकल्ट है, ठीक है? मैंने चूंकि खुद भी अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा भी हुआ है, पास भी किया हुआ है, मुझे पता है अकाउंटिंग के एक एक टॉपिक में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स, कितनी कितनी एडजस्टमेंट आ जाती हैं, फाइनल अकाउंट्स में कितनी कितनी एडजस्टमेंट होती है। तो लॉ का पेपर, इसके कंसेप्ट्स को सीखना ये मॉडरेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स डिफिकल्ट, ठीक है? लेकिन अगर हम पासिंग परसेंटेजेस को देखें, अच्छा आईकैप की वेबसाइट पे एक और भी चीज है, वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। आईकैप हर अटेम्प्ट के स्टैटिस्टिक्स शेयर करता है कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस अटेम्प्ट कौन सी थी, स्प्रिंग 2021 जो इससे पहले हो चुकी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स उसके शेयर हुए हैं। आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है इस अटेम्प्ट में जितने भी पेपर हैं, कैप 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और कितने स्टूडेंट पास हुए, आप डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने पिछले कई अटेम्प्ट्स, 8 अटेम्प्ट्स की परसेंटेज कैलकुलेट की, एवरेज किया, तो हमें एक बड़ी अजीब बात पता चली। क्या? कि लॉ में पासिंग परसेंटेज है 25%, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, जैसे अगर इसको इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के साथ कंपेयर करें, अब तो खैर वो निचले लेवल पे चला गया है, लेकिन प्रीवियस रिजल्ट की बेस पे, तो उसमें जो एवरेज परसेंटेज आई, एवरेज वो है 40%। यानी अब देखें, इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है आपको? अब यहां पे गौर से सुनना है आपने। मैंने कहा काउंटिंग का पेपर है ज्यादा मुश्किल, लेकिन उसमें तो स्टूडेंट ज्यादा पास हो रहे हैं। ये कैसे हो गया कि ज्यादा मुश्किल पेपर में स्टूडेंट ज्यादा पास हो रहे हैं और कम मुश्किल में कम पास हो रहे हैं? ये कैसे हो गया? आप बताइए क्या रीजन हुई होगी इसकी? हाँ, शाबाश। ये पेपर मुश्किल जरूर है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स का फेवरेट है, स्टूडेंट इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मजा आता है। एक क्वेश्चन बैलेंस शीट टैली, वाह वाह, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह होता है ना, अच्छा लग रहा है बैलेंस शीट टैली हो, जब बंदा कहता है तो ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं बन गया, अगला क्वेश्चन करें। लेकिन जो थ्योरी वाला, थ्योरी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें लिखना होता है, इंग्लिश लिखना होता है, थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ना हमें मौत पड़ती है। हम कहते हैं पूरा कितना लिख लिख के हाथ थक जाते हैं, हाथ थक जाते हैं लिख लिख के। मैं जब स्टूडेंट था ना, मुझे भी थ्योरी के जो पेपर थे पसंद नहीं आते थे, बल्कि मैं क्या गलती किया करता था कि ये थ्योरी का क्वेश्चन, और अभी भी स्टूडेंट अक्सर यही गलती करता है, क्वेश्चन पढ़ा, अपने ज़हन में इसका सोल्यूशन लेके आए, सोल्यूशन देख लिया, वही चीजें लिखी हुई है, चलो ठीक है, उसको अपने हाथ से नहीं लिखते। हाथ से नहीं लिखते ना तो प्रैक्टिस की आदत नहीं पड़ती, प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं होती, एग्जाम में जाके फिर प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में पता ही नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से करना। तो जो बड़ा मसला होता है वो यही कि न्यूमेरिकल मुश्किल होने के बावजूद स्टूडेंट इसमें टाइम ज्यादा लगाते हैं, रिटन प्रैक्टिस भी करते हैं, इस पे टाइम भी कम लगाते हैं, रिटन प्रैक्टिस भी कम करते हैं। वरना इस सब्जेक्ट में कोई और बड़ी खास बात नहीं है, खास बात नहीं है, सिर्फ ये कि थ्योरेटिकल है, रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये इसलिए अब आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, आपने रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आगे मैं आप मजीद आपके साथ शेयर करूंगा। पेपर स्ट्रक्चर क्या? अच्छा आप देखें, पेपर स्ट्रक्चर हमारे पास जो इस अटेम्प्ट के लिए आईकैप ने मॉडल पेपर शेयर करना है वो अभी तक नहीं किया है, वो प्रोबेबली मिड ऑफ अक्टूबर को शेयर करेगा। जैसे ही शेयर करेगा मैं आपके साथ भी वो शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जो प्रीवियस पेपर पैटर्न था मैं आपके साथ वो आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, और प्रोबेबली आईकैप इसी को फॉलो करेगा, लेकिन अगर कोई चेंज होता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लॉ का पेपर 30% एमसीक्यूज, यानी उसमें 30 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यू 1 नंबर का, उसको अटेम्प्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ, अब आप सिलेक्टिव स्टडीज नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? फर्ज कीजिए 15 चैप्टर हैं, सिलेक्टिव स्टडी क्यों नहीं कर सकते? एमसीक्यू कहीं से भी और वो हर चैप्टर से एमसीक्यू सेट करता है, उसके पास ऑप्शन है, वो हर चैप्टर में 1 2 3 एमसीक्यू सेट करता है। तो एक चैप्टर भी आपने छोड़ा, इसका मतलब है कंफर्म है एमसीक्यू तो छूटेगा ही छूटेगा, और प्रोबेबली हो सकता है आगे चल के जो रिमेनिंग 70% पोर्शन है उसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन भी छूट जाए। तो सिलेक्टिव स्टडी हमने नहीं करनी। फिर इसके बाद जो बाकी 70 मार्क्स का पेपर होगा उसमें तकरीबन रफली 25% थ्योरी का पेपर होता है और 45% केस स्टडी होती है। बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट टू चेंज है, अगर आई कैप चेंज करेगा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। थ्योरी से क्या मुराद है? रेटे वाला क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, क्या आपसे उसने पूछा और आपने उसको छाप दिया। केस स्टडी का मतलब क्या है? केस स्टडी में वो आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ ये क्या चीज है, आपका नॉलेज क्या है, क्या आपको ये चीज याद है कि नहीं, ये नहीं पूछेगा। थ्योरी में यही पूछता है बताओ ये चीज आपको याद है कि नहीं, लिख के बताओ। केस स्टडी में क्या करता है? कहता है मुझे ये ना बताओ आपने क्या याद किया, मुझे ये बताओ आपने जो भी याद किया है उसे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, एप्लीकेशन सीखेगा। और ये जो एरिया ना केस स्टडी का, ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, एवरी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास जो सीएमए स्टूडेंट आते हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ओ लेवल ए लेवल की बजाय ये एफए आईकॉम वगैरह एफएससी करके आते हैं। तो हमारा जो टिपिकल सिस्टम है एजुकेशन उसमें केस स्टडी नहीं करवाई जाती। मैंने आईकॉम किया, बीकॉम किया, मुझे फिर जब सीए में आया तो पहली दफ़ा केस स्टडी जो अटेम्प्ट करना मैंने सीखी वो सीए में आके सीखी, ठीक है। और शुरू के 2-3 महीने तो हमें पता ही नहीं चलता सर ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन कौन सा है, रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन कौन सा है, रटे वाला क्वेश्चन कौन सा है और केस स्टडी वाला क्वेश्चन कौन सा है। शुरू के 2-3 महीने तो इनमें फ़र्क करते करते गुजर जाते हैं, ठीक है। ये वीक एरिया, इसलिए इसके ऊपर आपने खास तौर पे फोकस करना है, एक रिटन फॉर्म में, और रिटन फॉर्म में भी ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? केस स्टडी के ऊपर। थ्योरी के क्वेश्चन को भी हम लिखेंगे लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे केस स्टडीज के ऊपर। फिर इसके बाद कोर्स कंप्लीशन डेट क्या होगी? अच्छा, बार बार नहीं आपने पूछना, ये हमारी जो डेट होगी वो जनवरी 29 2022 डेट होगी कंप्लीशन। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-3 दिन, लेकिन याद रखें सेशन में 2 चीज़ें, अगर कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट जो पहले पढ़ा हो और आपने उससे कंसल्ट किया हो, मशवरा लिया हो, पूछा हो, तो 2 चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं किया करता, उसने शायद आपके साथ शेयर किया हो। एक चीज़ ये, संडे को क्लास नहीं मैं करता, मुझे सख्त नापसंद है संडे की क्लास। और दूसरी चीज़ जो आखिरी महीना है इसमें क्लासेस मैं नहीं रखा करता, उससे पहले बंदा अच्छे तरीके से प्लान कर ले पहले और लेके चले, बजाय ये कि शुरू में स्पीड स्लो रखे और एंड में स्पीड जो है वो ज़्यादा कर दे। बेहतर है कि जैसा जो बर्डन जो कवरेज स्टार्ट में है वही एंड पे हो, बल्कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि एंड में हमारी जो स्पीड है, कवरेज है, वो कम हो जाए, क्योंकि एंड पे स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज़्यादा हो जाता है। कुछ ना कुछ टॉपिक पहले पेंडिंग होते हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स का बर्डन आ जाता है और आखिरी महीने में रिवीजन करके सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना होता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितना कल से हम कंसेप्ट को स्टडी करना शुरू करेंगे, जितना बर्डन पहले लेक्चर में हो आपके, उतना ही बर्डन आखिरी लेक्चर में या उससे कम, उससे ज़्यादा हरगिज़ ना हो, ठीक है। तो हमारी जो डेट है वो मार्क कर लीजिए 29 जनवरी। फिर इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस, एडवाइसेस देना चाह रहा हूँ आपको, फिजिकल के स्टूडेंट्स को भी और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी, कि वो किस तरीके से जिस सिस्टम के मुताबिक भी क्लासेस ले रहे हैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा कि दोनों में से सिस्टम कौन सा बेहतर है, दोनों सिस्टम के अपने अपने प्लस माइनस हैं और वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। स्टूडेंट जब हमसे मशवरा लेने आते हैं, हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसकी बेस पे हम उसको एडवाइस करते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है इसके ऊपर हरगिज़ मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो क्या करना है। फिजिकल से मुराद क्या है? वो स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं। ऑनलाइन से क्या मुराद है? वो स्टूडेंट जो कैमरे के दूसरी तरफ मुझे देख रहे हैं। पहले फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए, और आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। पहली चीज, रेगुलर होना है, पंक्चुअल होना है। रेगुलर का मतलब क्या है? हर रोज आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम पे आना है।
आपने अगर एक छुट्टी भी की ना, याद, अच्छा कल का जो लेक्चर होगा ना, कल का, इसके एंड पे भी हम पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे होंगे प्रोबेबली। कल के लेक्चर हमारा कोई ऐसा लेक्चर नहीं जाएगा जिसमें हम कोई ऐसा कंसेप्ट ना करें जो कि एग्जाम में टेस्ट ना होता हो। इसलिए आपने एक दिन भी छुट्टी की ना, तो इसका मतलब है कि एग्जाम में चांस है कि कोई ना कोई कंसेप्ट आपका, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम करेगा आपको, तो आपने छुट्टी नहीं करनी। ऑनलाइन वालों को ये सहूलत होती है थोड़ा कि चले किसी वजह से अगर एक दिन क्लास नहीं ले सके तो अगले दिन उन्हें दोनों क्लासेस को कवर कर ली, लेकिन आपके लिए मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। फिजिकल क्लासेस को वही स्टूडेंट ज़्यादा बेनिफिट हासिल करता है जो ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने छुट्टी हरगिज़ नहीं करनी। फिर अटेंटिव रहना है क्लास में। अटेंटिव रहने का मतलब क्या है कि गौर से बात सुननी है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो भी, और सम टाइम जो दूसरे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे वो भी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, इन भाईजान ने क्वेश्चन पूछा, वो भाई जो है वो अपना कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मेरा क्वेश्चन थोड़ी है, उनका क्वेश्चन है, मेरी बारी आएगी तो मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूंगा। 2 मिनट बाद जब उनकी बारी आती है तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो पूछ रहे होते हैं। तो आप इससे फिर क्लास का टाइम वेस्ट होगा। आपने दूसरों के क्वेश्चंस को भी सुनना है बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये आपका क्वेश्चन हो। ऑनलाइन में ये इशू नहीं होता, ऑनलाइन वालों के लिए लाजमी नहीं, वैसे तो उनको भी करना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में होता ये कि स्टूडेंट्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड हो रहे होते हैं। किसी ने आज एडमिशन लिया, कोई हफ्ते बाद लेगा, कोई महीने बाद लेगा, कोई 2 महीने बाद, तो और हर स्टूडेंट अपनी पेस पे चल रहा होता है। कोई इस वक्त चैप्टर 4 पे है, कोई 3 पे है, कोई हो सकता है 7 पे हो। लेकिन क्लास में चूंकि जो पेस चल रही होती है वो टीचर की पेस के साथ सारे चल रहे होते हैं, जिस पेस से टीचर चल रहा है। तो क्लास में आप अगर चैप्टर 7 डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब है सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो चैप्टर 7 पे ही हैं। तो आपने क्या करना है कि जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे हैं, आपके जहन में उसका कोई क्वेश्चन है, आपने फौरन अगले दिन पूछ लेना है। आपके पास ये मार्जिन नहीं होगा कि अच्छा आज मैंने पढ़ा, मुझे प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं मैं अगले हफ्ते पूछ लूंगा, ठीक है। ऑनलाइन में तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो स्टूडेंट जिस पॉइंट पे है, कोई स्टूडेंट चैप्टर 2 का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई 8 का पूछ रहा है, कोई 4-5 का पूछ रहा है, हर एक की अपनी पेस है। फिजिकल में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। आपने जो भी इशू होगा आपने वेरी नेक्स्ट डे क्लास में पूछना है, और आपके पूछने का फायदा ना सिर्फ ये कि आपको होगा बल्कि दूसरे लोगों को भी होगा। आपका क्वेश्चन लेक्चर का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो आपने अगर चैप्टर 4 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो कल ही पूछें या अगले दिन पूछ ले, जब तक चैप्टर 4 चल रहा है। क्लास में ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर 4 चल रहा है, आपके सर चैप्टर 2 में से क्वेश्चन है मेरा, जरा वो तो बता दे, ठीक है, ये केस स्टडी है, ये जरा बता दे। अगर मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा ना तो फिर बाकी क्लास का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये भाई घर से चैप्टर 2 की केस स्टडी की नहीं सॉल्व हुई, आज क्लास में पूछेंगे। बाकी के स्टूडेंट्स तो चैप्टर 2 की केस स्टडी को देख के नहीं आए होंगे, उन्हें तो नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मैं आंसर करूंगा ना तो वो सिंगल इश्यू के ऊपर एड्रेस कर रहा होगा, जबकि मैं चाहता हूं हमारी क्लास में जितनी भी डिस्कशन हो वो सारे स्टूडेंट से रेलिवेंट हो। तो आपने करना ये है कि डेली रोज का रोज पढ़ना है। अगर आपने आज नहीं पढ़ा, हफ्ते बाद जाके पढ़ा और उस वक्त कोई प्रॉब्लम आई तो अगले दिन में भी आप क्वेश्चन ना पूछ सके क्लास में, क्योंकि क्लास में कुछ और टॉपिक चल रहा होगा। अनलेस के हम दरमियान में कोई टाइम रख ले, कोई दिन रख ले, रिवीजन डे, कि आज इस चैप्टर की रिवीजन होगी, आज इस चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चन होगी, आप पूछ लें, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है रोज का काम हर रोज आना है, रोज का काम रोज करना है, और साथ साथ जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर करते जाने हैं। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट होते हैं ना बेसिकली ये हमारी टीचिंग को 2 वे बनाते हैं। 1 वे टीचिंग क्या होती है, मैं आऊं पढ़ाऊं और चला जाऊं। 2 वे टीचिंग क्या है, मैंने पढ़ाया और फिर मैंने फीडबैक लिया, असेस लिया कि आपको क्या चीज समझ आई या क्या नहीं समझ आई, और जो चीज समझ नहीं आई उसको मैं रिवाइज कराऊं। तो खुद बताइए टीचिंग 1 वे होनी चाहिए 2 वे? 2 वे होनी चाहिए, शाबाश। अच्छा अब 2 वे कैसे होती है? वीकली टेस्ट है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज समझ आई कौन सी नहीं? आप एग्जाम लेवल के मुताबिक प्रिपरेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? मुझे कैसे पता चले? मैं आपसे पूछूंगा हाँ भी समझ आ गया, आ गया कहेंगे सर समझ आ गया, बस। क्या मुझे आपके कहे पे यकीन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं किस पर यकीन करूंगा? जो आप लिख के मुझे दिखाएं। और याद रखें, इसका मैंने आपको क्या बताया पासिंग परसेंटेज? 25%।
100 में से सिर्फ 25 स्टूडेंट पास होते हैं। आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें से 100 में से 25 से 30, 25 से 30% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब ये नहीं कि वो रोज ही गैर हाजिर, नहीं, 25% एब्सेंटिज्म का मतलब ये है कि आज 25 कोई और स्टूडेंट नहीं आएंगे और कल कोई दूसरे स्टूडेंट होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो जो रेगुलर स्टूडेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 25% तो आप सीधा निकाल देना रिजल्ट में से। अगर किसी स्टूडेंट ने सेशन के दौरान में 15 से 20 छुट्टियां कर लेना और फिर भी वो पास हो गया, तो इसमें फिर टीचर का कमाल कोई नहीं है, इसमें उसका अपना कमाल है। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब टीचर के पास आया ही नहीं रूटीन में, ठीक है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका जिम्मेदार टीचर तो नहीं होगा, वो खुद होगा। तो याद रखें हमारा एब्सेंटिज्म है 25%, इसका मतलब है 25% शेड। अच्छा, अब जो बाकी आते हैं 75%, उनमें से भी हमारे पास वही क्या स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं जो आपके पास नहीं है। 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीकली टेस्ट नहीं देते। हमारा जो टेस्ट होता है ना, वो उसकी रेशो तकरीबन 50%, और जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं ये मजीद गिरती जाती है। तो जो स्टूडेंट डेली आता है, जो स्टूडेंट हर वीकली टेस्ट उसने अटेम्प्ट किया और घर जाके 2 घंटे पढ़ लिया उसने, 99% वो पास है। 99%। 1% आपको पता है एक्सेप्शंस होती हैं, बाज़ औक़ात पढ़ने के बावजूद भी कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है और बाज़ औक़ात कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता वो भी पास हो जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 99% चांस है 3 काम, क्या? डेली आए, वीकली टेस्ट दें और हर रोज घर जाके 2 घंटे पढ़ लें। ये मसला ही कोई नहीं है सब्जेक्ट पास करना। तो वीकली टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं, इससे मुझे आपकी फीडबैक पता चले। अब मैं जो टीए चेक करते हैं इनसे भी मैं कहता हूँ एग्जामिनर कमेंट्स बनाओ, मुझे बताओ मेरे स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलती की है, और जिस जगह पे ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं उसको फिर मैं रिवाइज कराता हूँ कंसेप्ट में। तो वीकली टेस्ट आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लाहौर से बाहर से आए हुए हैं उनके लिए बड़ी कुर्बानी होती है, बड़ी कुर्बानी होती है। मतलब मैं खुद ये फील, हमारे पास क्योंकि डिस्कशन करने के लिए आते रहते हैं स्टूडेंट्स। बहरहाल तो आप लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, उसके बाद 1-2 चीज़ों का और ध्यान रख लें। हॉस्टल और रूममेट्स, इनकी सिलेक्शन ध्यान से करें, ठीक है। हॉस्टल में थोड़ा सा बाज़ का पता है डिफरेंट हॉस्टल्स होते हैं, किसी का रेंट कम है, किसी का ज़्यादा है। तो आप ये भी देखें फैसिलिटीज़ क्या है, कौन सा ऐसा हॉस्टल है जिसमें मैक्सिमम आपको स्टडी सपोर्ट मिल सकती है। जैसे शायद जो कॉलेज से कोई दूर है थोड़ा सा हॉस्टल, वो शायद आपको कम रेंट में मिल जाए, लेकिन याद रखिए आपके लिए सबसे अहम चीज़ आपका टाइम है। अपने टाइम को सेव कीजिए। जहाँ पे इतनी कुर्बानी दी थोड़ी सी और दे दें, कॉलेज के करीब की हॉस्टल ले लें। और इसी तरह ऐसे रूममेट्स जो नॉन सीरियस है, घूमने फिरने वाले हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड कीजिए। ये आपके जो 1.5-2 साल है ना, इनमें आप अपने आप के कोई पाबंदियां लगा लें, घूमना फिरना नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। और ऐसे लोग जो ये काम करते हों उनको भी अवॉइड कीजिए। और मेरे लिए सबसे अहम, जिसको ख़ास तौर पे मैंने इंश्योर करना है, क्लास के दौरान में मोबाइल इस्तेमाल आपने नहीं करना। इस्तेमाल करना दूर की बात है, आपने मोबाइल को देखना भी नहीं। ऑफ कर लें, ऑफ नहीं कर सकते तो साइलेंट करके बैग में डालें। और घर में भी जब आप पढ़ने के लिए बैठें, घर में भी जब पढ़ने के लिए बैठें, इसको ऑफ कर लें। ऑफ नहीं करना तो साइलेंट करके किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां पे आपको मोबाइल नजर ना आए, क्योंकि नजर आएगा ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका दिल करेगा मैं देखूं कोई अहम मैसेज तो नहीं आया। आपने नहीं करना, ठीक है। फोकस जरूरी होता है। देखिए एक होता है लर्निंग कब। मैं जब स्टूडेंट था, अकाउंटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा था किसी एक टॉपिक में पहला क्वेश्चन किया, उस पर 30 मिनट लगे, उसी का दूसरा क्वेश्चन किया उसी लेवल का, अगली दफा 25 मिनट लगते थे, और तीसरे क्वेश्चन में 20 मिनट लगते थे। ये नेचुरल है, हर प्रोसेस में, हर प्रोडक्शन प्रोसेस में इसी तरह होता है। ये इसको कहते हैं लर्निंग कर्व। ये लर्निंग कर्व बनता है, आपकी स्पीड बन रही होती है, वार्म अप हो चुके होते हैं आप, तो कम टाइम में कर लेते हैं। लेकिन ये लर्निंग कर्व उस वक्त ब्रेक हो जाता है जब आपका फोकस टूटता है, जब आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, जब दरमियान में कोई ब्रेक आ जाते हैं। आप 2 घंटे डिसाइड कर लें कि आज मैंने 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद 2 घंटे पूरे के पूरे उस सब्जेक्ट को दें ताकि आपका लर्निंग कर्व बने। अगर दरमियान में हर 10 मिनट के बाद एक एडजस्टमेंट की ना, 6 एडजस्टमेंट्स हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन है अकाउंटिंग का, 3 एडजस्टमेंट करके आपने कहा 2 मिनट के लिए मोबाइल दे, 1 मिनट के लिए मोबाइल देख लेता हूं,
30 सेकंड के लिए भी अगर आपने मोबाइल ऑन करके देखा ना, फिर वापस आए, आप खुद इवेल्युएट कीजिएगा। आपको दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट आपने कर लिया, क्या करनी थी, क्या कैलकुलेशन कर लिया, बाकी करने जा रहे हैं, 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं उसी जगह से जहां से सिलसिला टूटा था वहां से दोबारा शुरू करने के लिए। तो इसीलिए क्लास में भी इसी तरह है, आपने सिर्फ एक दफा ऑन करके स्क्रीन ऑफ कर दिया ना, आपकी अटेंशन, आपका फोकस टूट जाएगा और दोबारा जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, उस पर लिंक करने के लिए आपको अगले 2-3 मिनट गौर से देखना पड़ता है, फिर लिंक बनता है। तो इसीलिए क्लास में खास तौर पे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की, देखने की भी इजाजत नहीं है ये। और घर में भी आप कोशिश कीजिए इसी अप्रोच को फॉलो करें। और यही सजेशन मेरी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि कम से कम पढ़ते हुए, वैसे तो आपको मोबाइल फोन की कोई जरूरत नहीं है, आप अनलेस कि आपने घर वालों से कभी कभार बात करनी होती है, अगर आप लाहौर से बाहर से बिलोंग करते हैं, वरना मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट को बहरहाल। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में अगर ज़रूरी है आपके पास मोबाइल रखना, तो कम से कम पढ़ते हुए आपने इससे दूर रहना है। ये तो थी सजेशन फिजिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्या क्या सजेशन थी? रेगुलर होना है, अटेंटिव होकर बैठना है, और क्वेश्चंस रोज़ के रोज़ पूछते जाने हैं, और अहम चीज़ मोबाइल जो है ये क्लास में देखना भी नहीं है। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए मेरी पहली सजेशन ये है, आप ऑनलाइन लेक्चर्स जो है या LMS यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होती है, मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर। आप लोग कोशिश कीजिए पॉसिबल हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल ना। मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं, लेक्चर भी व्यू कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह की, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि आप इसी को इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे, हाँ जी, रेगुलर स्पीड पे आपने लेक्चर देखना है, स्पीड को ना बढ़ाइए, ना बढ़ाइए। मैं ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं बात कर रहा, बल्कि टेस्टेड बात है कि जैसे ही आप स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाएं तो उससे तो 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो इससे तो 30 मिनट हमारे सेव हुए। आप कैसे कह सकते हैं वक्त ज़ाया होता है? वक्त इसलिए ज़ाया होता है कि जब आप कोई देख रहे होते हैं ना क्लिप, वीडियो क्लिप कोई भी, तो जो वीडियो क्लिप्स होते हैं फॉर एग्जांपल मूवीज़ वगैरह या ड्रामा वगैरह या टिकटॉक वगैरह है, वो क्लिप और हैं, उनके लिए आपका माइंड यूज़ नहीं हो रहा, आप सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं बस, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझने की ज़रूरत हो। लेकिन जब आप एक लेक्चर देख, कोई चीज़ सीख रहे हैं, एक लेक्चर देख रहे हैं, इसमें टेक्निकल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये सिर्फ देखने और सुनने से बात ख़त्म नहीं होती, आपको समझना भी पड़ता है, अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है, और उसके लिए टाइम लगता है। प्रोसेसिंग होती है ना माइंड के अंदर, इंफॉर्मेशन माइंड में आती है, फिर उसे समझने में, उसे अपने जहन में बिठाने में टाइम लगता है। तो अगर आप अपने माइंड को वो टाइम नहीं देंगे, स्पीड बढ़ा दी, तो आपका माइंड, याद रखे, उस लेवल पे जाके अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता। तो जैसे ही, लिखी बड़ी बात है, स्पीड को बढ़ाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर कम होगी, कम, पक्की बात है। और वही आधा घंटा जो आपने यहाँ पे बचा लिया, फिर वही आधा घंटा बल्कि 1 घंटा आप व्हाट्सएप पे जाके क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर ये कंसेप्ट तो समझा दे, ये समझ नहीं आया, ये कंसेप्ट तो समझा दे, ये समझ नहीं आया, और वो कंसेप्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया होता है। तो फिर बार बार हमें स्टूडेंट को बताना पड़ता है कि ये लेक्चर के इस हिस्से में ये कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, आप जाके रेगुलर स्पीड के साथ इसको डिस्कस करें। ये 2 सेशन पहले एक स्टूडेंट था मेरा, वो व्हाट्सएप में ना हमें अंदाज़ा हो जाता है आंसर करते होते कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छे क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा पूछे ना तो खुशी होती है कि भाई ये स्टूडेंट जो है ये बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बड़ा भला। लेकिन अगर रूटीन के क्वेश्चन जिनका आंसर लेक्चर में मौजूद है वही कोई स्टूडेंट दोबारा पूछ रहा हो ना, तो फिर थोड़ा टीचर परेशान हो जाता है कि यार पता नहीं मैं से ये समझा नहीं पा रहा या इसको समझ नहीं आ पा रही। तो पिछले 2 सेशन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्टूडेंट ने बड़े क्वेश्चन पूछे, तो एंड पे मुझे रीज़न समझना है, एंड पे जाके एकदम मेरे जहन में वैसे आई, मैंने कहा तुम लेक्चर किस स्पीड पे देखते हो? कहते सर डबल स्पीड पे। मैंने कहा भाई आइंदा ऐसा ना करना, मेहरबानी, अपना टाइम भी बचाएं और मेरा टाइम भी बचाएं।
ठीक है। तो आपने ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आपने रेगुलर स्पीड के ऊपर लेक्चर सुनना है। स्टूडेंट आपको बहुत से स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर फिजिकल में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना वो ऑनलाइन में नहीं होती, इसीलिए फिजिकल सिस्टम बेहतर है। भाई हर चीज़ को इस्तेमाल करने के कुछ असूल, कुछ तरीके, आप ज़रा सोचें क्यों ऐसे होता है। पहली रीज़न, आप इस वक्त सारे फोकस होकर मेरी बात सुन रहे हैं, घर में फोकस होकर बात नहीं सुन सकते। थोड़ी देर बाद हो सकता है घर में कोई ना कोई काम कह दे, तो घर वालों को ये कहना पड़ता है कि आप यूँ समझिए कि मैं कॉलेज गया हुआ हूँ और आपने मुझे कोई काम, 1 घंटे तक कोई काम नहीं कहना, फोकस होकर करना पड़ता है। और दूसरा, यहाँ पे आप रेगुलर स्पीड के साथ मुझे सुन रहे हैं और हम टीचर को अंदाज़ा होता है कि हमने किस स्पीड के साथ कंसेप्ट बिल्ड करना है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा टीचर रहते हैं एक ही कंसेप्ट को 2 दफ़ा 3 दफ़ा बता रहे होते हैं बार बार, क्योंकि उन्हें पता होता है ये बात एक दफ़ा समझ में नहीं आती, बार बार बतानी पड़ती है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके। और फिर मिस यूज़ नहीं करना फ्लेक्सिबिलिटी को। भाई कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के पास जिसको मिस यूज़ नहीं करना? जो आपके पास नहीं, क्या आपके लिए रेगुलर और पंक्चुअल होना जरूरी है? क्यों? एक दफ़ा मिस हो गई क्लास और मिस हो गई, लेकिन ऑनलाइन वालों को ऑप्शन क्या, एक दफ़ा मिस हो गई कल दोबारा देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम ऑनलाइन में ना फिजिकल में आओ, वो ये है कि जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते, रोज का काम रोज नहीं करते। उन्हें पता होता है अच्छा आज लेक्चर मिस कर दिया ना, जब ये ऑप्शन हो ना ऑप्शन, तो बंदे का दिल करता है यार इसको वेल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन है ना तो कि आज का लेक्चर कल भी सुना जा सकता है, तो वो कहते हैं यार कल ही सुन लेंगे, और कल का लेक्चर परसों भी सुना जा सकता है तो परसों इकट्ठा सुन लेंगे। तो कैलकुलेशन इस तरह की बनती है, कहते हैं एक दिन में सर ने कहा था 2 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा करते हैं वीकेंड पे 14 घंटे 7 दिन 14 घंटे पढ़ लेते हैं। वो कंपनसेशन नहीं होती। हर रोज जो 2 घंटे पढ़ना है ना वो और चीज है, और जो वीकेंड पे 14 घंटे और चीज है। हर दिन 2 घंटे की कंपनसेशन कोई नहीं, ठीक है। वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे याद आ गई बात, वो कहते हैं 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। क्या मतलब? कहते हैं एक स्टूडेंट है उसने 2 घंटे पढ़े, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 घंटे पढ़ा। दूसरा स्टूडेंट है उसने 5 घंटे कंसेक्यूटिव पढ़ा। किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी मेमोरी ज्यादा है, किसने ज्यादा? 2 + 2 वाले इंटरवल के साथ पढ़ना चाहिए। तो उसी तरह हर रोज, ये तो एक दिन की एग्जांपल बताई ना, इसी तरह एक स्टूडेंट हर रोज पढ़ने वाला है, एक स्टूडेंट वीकेंड पे पढ़ने वाला है सारा। किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? इससे ज्यादा। अब इसको मंथली लेवल पे लेके जाते हैं। एक वो स्टूडेंट जिसने पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महीने पढ़ा, और एक वो स्टूडेंट है जिसने सारे लेक्चर आखिरी 1.5 महीने में डबल स्पीड पे कवर किए। किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो याद रखिए, सिर्फ हमने लेक्चर का मतलब, ये लेक्चर कवर करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमने सुनना है और देखना है, ये नहीं, बल्कि मतलब क्या है, समझना भी है। वरना तो आप 10 की स्पीड रख लें, वो VLC में या प्लेयर्स में 10 की स्पीड भी बाज़ होती है, 6 की 8 की स्पीड पे रख लें, 2 दिन में खत्म कर लें सारा सेशन, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने रोज का काम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने रोज करना है। क्लियर हो गई है चीज? चलिए, अच्छा अब सर्विसेज यू विल गेट, यानी इस सेशन में आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा या करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। पहले चीज स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं अरसा दराज से काम कर रहा हूँ कि प्लान किया हुआ है मैंने आपके सारे सेशन को कितने लेक्चर में कंप्लीट करवाना है, हर लेक्चर में कितना पढ़ाना है, कितनी केस स्टडी की प्रैक्टिस करवानी है, वगैरह सारी चीज़ प्लान है। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे पहले दिन और आखिरी दिन आपको या तो सेम बर्डन लगेगा या आखिरी लेक्चर्स में जो आपका बर्डन होगा वो कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर चूँकि हमारे सब्जेक्ट में केस स्टडीज़ ज़्यादा हैं, तो केस स्टडीज़ तो डिफरेंट कंसेप्ट को समझाते हुए मैं केस स्टडीज़ का भी इस्तेमाल करूँगा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स का। वो एग्जाम्पल्स मैंने या केस स्टडीज़ कहाँ से उठाई होंगी? वो आपकी ICAP की बुक से, वो पास्ट पेपर से,
वो रियल वर्ल्ड में जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि जो कहानी वगैरह सुना के एग्जाम्पल या केस स्टडी के साथ किसी कंसेप्ट को समझाया जाए ना, वो ज़्यादा आसानी के साथ इंटरेस्टिंग वे में स्टूडेंट समझ लेता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता केस स्टडी को डिस्कस करते करते एग्जाम की जो केस स्टडी है वो भी साथ डिस्कस हो रही होती है, तो हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि इसको क्या किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो कंसेप्ट को समझाते हुए रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को भी हम डिस्कस करेंगे, फिर पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे हम। याद रखें, हर रोज शायद ही कोई एक आधा दिन ऐसा हो जिसमें हमने केस स्टडीज की या पास्ट पेपर की प्रैक्टिस ना की हो, वरना हर रोज क्लास के अंदर भी हम केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे हर कंसेप्ट के बाद। हर कंसेप्ट, अगर किसी कंसेप्ट का एक भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में टेस्ट हुआ ना, तो हम इंशाल्लाह उसकी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको घर में उनको अटेम्प्ट करने के लिए होम असाइनमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। क्लास में मैं आपके साथ मिलकर पास्ट पेपर्स को डिस्कस करूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपने घर में उनकी होम असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है, फिर अगले दिन उस होम असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम आएगी वो आप डिस्कस करेंगे। फिर अच्छा, ये तीन चीजें जो है ये इस सेशन में मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिलहाल हमारे प्रोफेशन में ये चीजें यूज नहीं हो रही, या यूं कह लें एक्सटेंसिवली यूज नहीं हो रही। ये चीजें क्या हैं? पहली चीज, मैंने जो भी कंसेप्ट आपको सिखाया है ना, अच्छा अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सारा सेशन पढ़ लें, इसके बाद सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ICAP एग्जाम नहीं लेगा, आपका पढ़ने का जो तरीकाकार है वो कुछ और होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि जी सेशन के एंड पे ICAP ने एग्जाम लेना है, पास होंगे फिर आगे जाएंगे, वरना नहीं, आपके पढ़ने का तरीकाकार, आप सीरियस हो जाएंगे। अच्छा, मैं चाहता हूं उसी तरह, अगर मैंने 1 घंटा 10 मिनट का हमारा लेक्चर है, मैंने 45 मिनट में आपको लेक्चर डिलीवर किया, उसके बाद एक ऑप्शन है लेक्चर डिलीवर करने के बाद एज इट इज घर भेज दो, ठीक है। अगर आपको पता होगा ना सर लेक्चर दे रहे हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं सर ने पूछना, तो आपका लेक्चर सुनने का तरीकाकार कुछ और होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 45 मिनट का लेक्चर है, इसके बाद 10 मिनट का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उस ऑनलाइन टेस्ट में हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा और उसकी रैंकिंग नंबरिंग होगी, 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर भी 10 मिनट, ऑनलाइन टेस्टिंग होगी सारी, आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, और जो हमारे टॉपर्स होंगे उनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका जो सीखने का, क्लास में बैठने का तरीकाकार होगा वो कुछ और होगा। आपको पता है कि कल परसों नहीं बल्कि आज का लेक्चर आज के आज ही टेस्ट होना है और उसमें प्राइज भी मिलना है, तो फिर आप जरा अटेंटिव होकर सीखें। तो इसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, एक साइट है मेंटीमीटर, ये बेसिकली ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए। हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो इस साइट का होगा, लेकिन इसके पीछे जो डाटा कंपाइल, जो टेस्टिंग क्वेश्चन वगैरह होंगे वो मैं खुद बनाऊंगा। अब ये किस तरीके से चलेगा ये कल से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखिए, हमारे लेक्चर का लाजमी हिस्सा होगा ये साइट। इसके लिए आपको 2 चीजें जरूरी हैं होना आपके पास, एक स्मार्टफोन आपके पास होना जरूरी है, और दूसरा आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। कोई ना कोई पैकेज तो आप लोगों ने लगाया ही होता है, हाँ तो वो चल जाएगा, नहीं लगाया तो लगा ले, कोई बात, महीने का लगा ले, वो 200-300 में मेरा हाल है चल जाता है महीने का, और ये डाटा इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं वाईफाई कोई नहीं होगा, कॉलेज का शायद कोई हो तो हो, हाँ जी। फिर इसके बाद दूसरी चीज माइंड मैप्स। अच्छा, माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स क्या है? जी बिल्कुल क्लास में होंगे, क्लास में बैठे बैठे क्लास में। अच्छा, माइंड मैप्स क्या होंगे? माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स, ये सफा मैंने आपको दिया, आपको मिल गया ना पेज, ये है माइंड मैप। ये बेसिकली है क्या, क्लास में जो कुछ भी मैंने करवाया है, ये सारी चीजें, जो सारा मैटर मैंने आपके सामने लिखा, ये इस पेज के ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये है माइंड मैप, यानी ग्राफिकल फॉर्म में अब पूरे का पूरा चैप्टर या पूरे का पूरा कंसेप्ट एक ही सफे पे आ जाए। अच्छा, पहली चीज मुझे ये बताइए, जब ये सारा कुछ सामने लिखा हुआ है तो मैंने ये पेपर फॉर्म में आपको क्यों प्रोवाइड किया? ताकि आप लिखने से जान छोड़ जाए। इसलिए कि अगर मैं सिर्फ लिखता और आपसे कहता नोट कर लो और फिर इसी तरह डिस्कशन कर रहा होता, तो आप क्या करते? आप एक ही वक्त में 2 काम कर रहे होते, एक लिख रहे होते और दूसरा मुझे सुन रहे होते। और जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, हमारा फोकस डाइवर्ट होता है
और फोकस मैंने आपको बताया ये सबसे अहम चीज़ है जो क्लास में मैंने आपका मेंटेन करना है। इसलिए मैंने कहा कि बजाय ये कि आप कुछ लिख रहे हो, कुछ आपकी अटेंशन और लिखने की तरफ, कुछ सुनने की तरफ, लिखने वाले से आप बेफिक्र हो जाएं, वो सारा आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दिया जाए, सिर्फ सुनने के ऊपर आपकी तवज्जो रहे, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने लेक्चर को, अपने कंसेप्ट को आज तक आप तक पहुंचा सकूं। हाँ, अगर लेक्चर के दौरान में आपको लगे कि सर के मुंह से कोई बड़ी अहम बात निकल गई, अच्छी बात है, उसको लिखना चाहिए, उसको लिख लें। यानी जो आपने फर्ज कीजिए 100 लाइनें लिखनी थी, तो अब 90 लाइनें से जान छूट गई, सिर्फ 10 लाइनें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी पड़ेगी लेक्चर के दौरान में। तो ये हर लेक्चर में आपको इंशाल्लाह माइंड मैप्स मिल जाया करेंगे। फिर इसके बाद ब्रेनस्केप ये एक सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है ये। और ये किस लिए है? किस लिए? रिवीजन के लिए प्लस कंसेप्ट्स को मेमोराइज करने के लिए। थ्योरी का पेपर, चूंकि मैं थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड स्पेशलिटी है मेरी। थ्योरी के सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट मुझे 2 सबसे बड़े मसले बताते हैं ना, उनमें से दूसरे नंबर वाला एक मसला है, सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर लिया। अब ये होगा क्या, बेसिकली मैं तकरीबन हर चैप्टर का माइंड मैप आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक सफ़े के ऊपर उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे जो आपने याद करना है। इसका मतलब आपने एक सफ़ा अगर याद कर लिया ना, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। एक चैप्टर अगर एक सफ़े पे आ गया, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे ज़्यादा कंसेप्ट है 2 सफ़ों पे आ जाएंगे, तो उसका मतलब आपकी बुक में अगर 15 चैप्टर्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सफ़े होंगे? 30 सफ़े। स्टूडेंट कहता है सर आखिरी दिन रिवीजन करना बड़ा मसला होता है, पूरी किताब 250 सफ़े रिवाइज नहीं होते आखिरी दिन 6 घंटों में, तो बाकी जेन्युइन बात है। अच्छा 250 सफ़े रिवाइज नहीं होते, लेकिन 30 सफ़े तो हो जाएंगे ना, और वो भी अगर आपने पहले से बार बार रिवाइज किए हुए हैं। तो करना क्या है, मैंने किताब के अंदर जितने भी कंसेप्ट है ना, वो जिसे कहते हैं पंजाबी में मिख निकाल के, वो सारी की सारी इसमें मैंने छाप देनी है और ये आपके हवाले कर देना है। आपका काम है सिर्फ इसको याद करना। हाँ, फर्दर जो एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर कोई है वो आप बुक से रीड कर लेंगे, लेकिन याद करने वाला काम इतना ही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिवीजन का काम, और ये वक्तन आप रिवाइज करते रहेंगे। अब दूसरा जो और सबसे बड़ा मसला थ्योरी के पेपर में, सबसे बड़ा मसला जो स्टूडेंट बताते हैं, जिसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि किस तरीके से करूं, तो पिछले सेशन में एक सॉफ्टवेयर ये मेरे हाथ लगा जो उस मसले को एड्रेस कर रहा था। लास्ट सेशन में मैंने इसको CFEP लेवल पे लॉन्च किया, अच्छा फीडबैक मिला। इस सेशन में मैं कैफ लेवल पे कर रहा हूँ। थ्योरी के पेपर में सबसे बड़ा मसला क्या सर, जो याद करते हैं ना कुछ अरसे के बाद भूल जाता है, जो याद करते हैं कुछ अरसे के बाद भूल जाता है। अच्छा, ये इस मसले का इंशाल्लाह कैसा, अच्छा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, इसको यूज कैसे करना है। आपको शेयर करने का मकसद सिर्फ ये कि ये मसला मुझे पता है और इस मसले का हल हमने सोचा हुआ है। ठीक है, और इंशाल्लाह इससे अगर आप जैसे जैसे मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे, ये ऐसा मेमोरी को बिल्ड करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हवाई बात नहीं कर रहा। वरना मैं आपको ये शेयर ही ना करता, मैं शेयर ना भी करता, मुझे क्या होता, मतलब आपकी नज़रों में कोई मेरी प्रोडक्टिविटी लेक्चर की कम हो जाती? नहीं हो जाती। लेकिन चूंकि टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपकी मेमोरी को बिल्ड करेगा, कंसेप्ट्स को भूलने नहीं देगा। कैसे, ये बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये जो 3 चीजें हमारी एडिशनल हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो भी हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगे। ठीक है जी, और ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बिल्ड करता है, और इसमें आप अगर इसको रेगुलरली यूज करें ना, आपको शायद सुन के हैरानगी और आप समझेंगे सर तो हवाई बात कर रहे हैं। आप कल पेपर है ना, आज कुछ भी ना पढ़े, किताब भी ना खोलें, कल का पेपर देने जाएं, एक सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ये आपकी इस तरीके से प्रिपरेशन करवाता है। लेकिन बहरहाल वो फिर आगे जब डिस्कशन होगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, स्टडी मटेरियल हमने कवर क्या करना है, ICAP का स्टडी टेक्स्ट। ठीक है, इसके साथ पहले क्वेश्चन बैंक अलग होता था, अब ICAP ने स्टडी टेक्स्ट के अंदर ही क्वेश्चन वगैरह को भी ऐड कर दिया। एक ऑप्शन आपके पास स्टडी टेक्स्ट, दूसरी ऑप्शन है राइज की बुक। राइज की बुक के 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। पहला डिसीजन आपने करना है कि ICAP की बुक को फॉलो करें, स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें या राइज की बुक से। दोनों इक्वली गुड,
दोनों बिल्कुल ठीक। ये नहीं कह रहा मैं कि ये इससे बेहतर है या इसमें गलतियां हैं और ये ठीक है, नहीं, ये नहीं कह रहा। दोनों में से किसी को भी आप फॉलो कर लें। इसमें सिर्फ अल्फाज फर्क हैं। वो आपको बताया था ना, इसमें उसने क्या लिखा होता है कि किसी को कत्ल करना ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत जुर्म है और इसकी सजा जो है फांसी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो किसी को कत्ल करेगा उसे फांसी दी जाएगी। कंसेप्ट वही, अल्फाज फर्क है। ये जरा प्रोफेशनल्स ने लिखी है और इसमें प्रोफेशनल की वर्डिंग यूज हुई है। ये टीचर ने लिखी है और स्टूडेंट के साथ रह के ना टीचर की कैलोरी भी स्टूडेंट लेवल तक आ गई होती है। तो इसमें कोशिश की गई है कि स्टूडेंट फ्रेंडली वर्ड यूज किए जाए, लेकिन दोनों इक्वली, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर, दोनों नहीं पढ़नी। ठीक है, आपने जब किसी एक को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अच्छा, राइज के वॉल्यूम 1 और 2 में क्या फर्क है? वॉल्यूम 1 एग्जैक्ट सारे वही कंसेप्ट जो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में है, जो क्वेश्चन कंसेप्ट भी वही, क्वेश्चन सॉल्यूशन सारे वही। वॉल्यूम 2 में एडिशनल केस स्टडी और पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, क्योंकि आईकैप के पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन है आईकैप ने सारे के सारे अपने स्टडी टेक्स्ट में नहीं डाले। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो आईकैप की वेबसाइट पे या पुराने क्वेश्चंस हैं स्टिल रेलिवेंट है, यहां नहीं डाले। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, उनको हम कहते हैं भाई तुम सिर्फ वॉल्यूम 1 करो, खत्म। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो करने के बाद ना प्रैक्टिस करते हैं, सर मजीद क्वेश्चन, जरा मजीद प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। तो जो स्टूडेंट मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए वॉल्यूम 2 है, वरना वॉल्यूम 1 इन इटसेल्फ ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक स्कीम। लेकिन बहरहाल अभी चूंकि आईकैप ने अपनी बुक फाइनल वर्जन लॉन्च नहीं किया, इसीलिए हम भी वेट कर रहे हैं। ड्राफ्ट शेयर कर दिया आपने, उसकी बेस पे, ड्राफ्ट और सिलेबस की बेस पे कल से हम कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आईकैप फाइनल वर्जन लॉन्च नहीं करेगा, राइज की बुक भी नहीं इशू की जाएगी। जब आईकैप की बुक आ जाएगी उसके बाद 10 से 12 दिन में, 14 दिन में राइज की बुक भी आ जाएगी। क्यों हम आईकैप की बुक का इंतजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो हम राइज की बुक पब्लिश कर दें, उसके बाद आईकैप की बुक आए, उसमें एक कंसेप्ट कम या ज्यादा हो। एक कंसेप्ट अगर कम हुआ ना आईकैप की बुक में, वो भी नुकसान है। क्या यहां पे ज्यादा है, स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर एक कंसेप्ट कम हो, वो भी नुकसान। ठीक है, कम या ज्यादा दोनों नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली सारे वही कंसेप्ट जो इधर इधर होने चाहिए। तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं आईकैप की बुक आने का, जो प्रोबेबली शायद मिड ऑफ अक्टूबर तक आ जाए। भाई यहां तक क्लियर है? अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। यहां पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, नहीं? चलिए, अच्छा आगे चलते हैं। लेक्चर प्लान डेली बेसिस के ऊपर हमारा लेक्चर कैसे चलेगा ये गौर से सुन लें। सबसे पहले मैं डेली बेसिस पे जब क्लास में आऊंगा तो व्हाइट बोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाएगा लेक्चर नंबर कौन सा, कंसेप्ट्स इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने हैं, रेफरेंस क्या है आईकैप का और राइज की बुक का। मैं जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको दोनों बुक्स का रेफरेंस बताऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट जिस बुक को पढ़ रहे हैं उधर से जाके घर जाके रीडिंग करें उसको। और होम असाइनमेंट्स आपने क्या क्या करने हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ये इस हिस्से में मिला करेंगी। जो हमारे बोर्ड का ये हिस्सा है ना, ये हमने फिक्स किया हुआ है इन्हीं चीजों के लिए। लेक्चर नंबर, कंसेप्ट्स, रेफरेंस आईकैप की बुक का, राइज की बुक का और होम असाइनमेंट्स का। फिर इसके बाद आपको माइंड मैप शेयर किए जाएंगे जैसे ये शेयर किए गए, ताकि जो भी मैटर व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने वो आपको खुद से लिखना ना पड़े, बल्कि आपके सामने वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल कर दिया जाए, आपका टाइम बच जाएगा। फिर मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, 1 2 3। अच्छा, किसी लेक्चर में एक कंसेप्ट होगा, किसी में हो सकता है 3 कंसेप्ट हो। वो मेरी अपनी असेसमेंट होगी, मेरी अपनी प्लानिंग होगी। जो कंसेप्ट मुश्किल है, जो कंसेप्ट लेंथी है, जो कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, उनको मैं कम, एक लेक्चर में हो सकता है एक ही कंसेप्ट कवर कराऊं। लेकिन जो कंसेप्ट इजी हैं, जो कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम अहम है, जो कंसेप्ट छोटे हैं, शॉर्ट, वो हो सकता है एक लेक्चर में मैं 2 या 3 करवा दूं। वो मेरी अपनी प्लानिंग होगी। आपने जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊं, आपने चुप करके उसको सीखना है, उसको कवर करना है। सबसे पहले मैं कंसेप्ट्स का ओवरव्यू दूंगा कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, ताकि आपके माइंड को पता चल जाए और वो उसी चीजों के इर्द गिर्द सोचना शुरू कर दे। फिर 1 बाय 1 कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा।
अच्छा, जिस कंसेप्ट को एक्सप्लेन इस तरह कर रहा होगा ना, इसके दरमियान में आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन नहीं पूछना। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना? क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर होता है ना, कोई भी, उसको अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा हो जाता है कि इस जगह पे आके स्टूडेंट के जहन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट क्या क्या नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम टीचर्स ने ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर उन क्वेश्चन का आंसर बिल्ड किया होता है। तो आपने रुक जाना है, मैं जब क्वेश्चन कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर, अगर कोई भी क्वेश्चन आए रुक जाना है। हो सकता है ज्यादातर केसेस में होगा, आप खुद वैल्यूएट कीजिएगा, थोड़ी देर बाद लेक्चर में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा जो आपके जहन में क्वेश्चन था। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आपको उसका क्वेश्चन नहीं भी मिलता, आपने क्या करना है? आपने रुक जाना है। जब कंसेप्ट एंड होगा मैं आपसे पूछूंगा जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, उस वक्त एक क्वेश्चन हो, 10 हो या 1000 क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह मैं जब तक एक एक क्वेश्चन को आंसर नहीं करूंगा ना, आगे नहीं जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। और मैं हाईली इंकरेज करता हूं आपके जहन में जो भी बोंगे से बोंगा क्वेश्चन आए वो जरूर पूछें, जरूर पूछें, जरूर पूछें। क्योंकि मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस से कि जब तक मैं कोई बोंगी चीज पढ़ाऊंगा नहीं ना, आपके जहन में बोंगा क्वेश्चन आ नहीं सकता। तो जब तक मैं रेलिवेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो रेलिवेंट होगा। बहुत दफा ऐसा हुआ, स्टूडेंट कहते हैं सर एक इररेलिवेंट सा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पूछा तो वो बिल्कुल रेलिवेंट था। तो क्वेश्चन पूछने से ना घबराइए। फिर इसके बाद एंड में मैं क्विक रिवीजन करूंगा 2 मिनट में, यानी जो भी मैंने 45 मिनट में आपको लेक्चर डिलीवर किया ना, उसकी 2 से 3 मिनट में क्विक रिवीजन करूंगा। क्विक रिवीजन के 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि पूरे लेक्चर में जो भी अहम चीजें थी वो रिवाइज हो जाएंगी। बाज़ औक़ात एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस होती हैं ना, तो स्टूडेंट का फोकस हो सकता है उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, वो समझ रहा हो कि ये चीज़ अहम है हालांकि वो अहम ना हो। तो जब 2 या 3 मिनट में मैं जो जो चीज़ें आपको बता दूंगा, मैं क्विक रिवीजन करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है क्विक रिवीजन में आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अगर सारी समझ ली, आज के लेक्चर का हक अदा हो गया। एक ये फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा आज के लेक्चर में मेन हमने सीखा क्या क्या। और दूसरा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सम टाइम एंड में जाके कहते हैं सर कोई रिवीजन सेशन होगा, रिवीजन, हम कहते हैं रिवीजन सेशन की जरूरत ही कोई नहीं। क्यों? हर लेक्चर के एंड पे जाइए, ये 2 से 3 मिनट की क्विक रिवीजन सुन लें, इन सबको इकट्ठा कर लें, यही आपका पूरा सेशन रिवीजन सेशन हो गया। ठीक है, 200 से 300 लेक्चर्स हुए तो 200 से 300 मिनट में पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 3-4 घंटों में। फिर सेल्फ वैल्यूएशन टेस्ट, ये मैंने आपको बताया है, वो मेंटीमीटर के जरिए से हम सेल्फ वैल्यूएशन करेंगे, टेस्ट करेंगे। पास पेपर की डिस्कशन होगी। हर कंसेप्ट को जब तक मैं आपके साथ पास, याद रखें जिस दिन मैंने लेक्चर डिलीवर किया लेकिन पास पेपर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ना करवाया, उस दिन मैंने लेक्चर का हक नहीं अदा किया। और उसी तरह जिस दिन आपने घर जाके कोई क्वेश्चन अपने हाथ से अटेम्प्ट नहीं किया लॉ का, उस दिन आपने लॉ का हक अदा नहीं किया। तो डेली बेसिस के ऊपर मैं भी ये करूंगा, आपने भी ये करना है कि पास पेपर की डिस्कशन हो। मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा प्रोजेक्टर के जरिए से, घर जाके आपने रिटर्न फॉर्म में उसको करना है। सोल्यूशन वगैरह आपको साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया फ्लैश कार्ड हम यूज करेंगे ब्रेनस्केप के ऊपर, वो आगे चल के मैं बता दूंगा। सबसे अहम चीज कामयाबी नमाज में। अच्छा, अब ऑफिशियल, हाँ अच्छा, रीजन ऑफ फेलियर, फेल होने की बड़ी बड़ी रीजन बता दूं। पहली चीज, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक काउंटिंग पेपर। काउंटिंग पेपर क्या मतलब? जिस तरह काउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उस तरह लॉ की प्रैक्टिस नहीं करते। पता है ना, काउंटिंग ज्यादा मुश्किल है लेकिन पासिंग परसेंटेज ज्यादा। क्यों? प्रैक्टिस की वजह से। लॉ आसान है फिर भी फेल ज्यादा होते हैं। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते। तो जिस तरह आप काउंटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी तरह लॉ के भी किया करें। उतना टाइम ना लगाएं, काउंटिंग को 3 घंटे दे दें, इसको 2 घंटे दे दें, लेकिन दे जरूर। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करना। याद रखें जो काउंटिंग का क्वेश्चन और उसकी रिक्वायरमेंट होते हैं ना, वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने ट्रायल बैलेंस आया, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, गेस कीजिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाँ, बैलेंस शीट बना, प्रॉफिट लॉस, और आप घर जाके काउंटिंग की बुक खोल के देख लें, उस टॉपिक में 90% केसेस में ऐसे ही होगा। लेकिन याद रखिए लॉ में एक ही केस, एक ही वो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के लिहाज से क्या बताना है, यह फर्क हो सकता है। 2 लोगों के दरमियान में झगड़ा हुआ,
केस के फैक्ट्स तो एक जैसे ही होंगे ना, लेकिन अगर एग्जाम में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले आंसर कुछ और होगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले आंसर कुछ और होगा। लॉ में आप ये नहीं कह सकते कि ये इंफॉर्मेशन है ना तो ये इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा होगा, नहीं 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 नहीं, इंफॉर्मेशन सेम, वही क्वेश्चन किसी और टॉपिक में से भी पूछ सकता है। तो रिक्वायरमेंट को आपने गैस नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना, पढ़ना है। एक एक लफ्ज से कैसे रिक्वायरमेंट चेंज होगी ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या, शुरू में तो सारा कुछ ठीक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते, उसके बाद थोड़ा फोकस कम होना शुरू हो जाता है और बाद वाले टॉपिक्स जो है उनको या तो स्किप कर देते हैं या कम अहमियत देते हैं। याद रखें, जो टॉपिक्स आपके एंड वाले होते हैं ना, एंड वाले जो आप आखिरी महीने में पढ़ेंगे, उनको आपने ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि शुरू वाले टॉपिक्स, शुरू का जो फर्स्ट हाफ होता है ना, उसको तैयार करने के लिए शुरू का 50% सिलेबस, ये हर पेपर में ऐसे होता है। आपने अक्सर देखा होगा, एग्जामिनर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने यही टॉपिक छोड़ा हुआ था? कोई साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आइंदा आपके जितने भी पेपर होंगे आप अटेम्प्ट करेंगे, उनमें सिलेबस का वो हिस्सा जो आपने आखिरी 2 महीनों में कवर किया है वो वीक होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका 4 महीने का सेशन है ना, तो शुरू के 2 महीनों में जो टॉपिक कवर किए उनको तैयार करने के लिए आपके पास 4 महीने हैं, लेकिन जो एंड वाले 2 महीने हैं उनको कवर करने के लिए आपके पास कितने महीने हैं? 2 महीने, बल्कि उससे भी कम, क्योंकि शुरू वाले रिवाइज भी तो करने हैं। तो ये इन चीजों को बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। तो सिलेक्टिव स्टडी का मतलब यही है, कुछ चीजों को ज्यादा तैयार कर लिया, कुछ, एक तो ये सिलेक्टिव स्टडी होती है ना, एक चीज को छोड़ ही दिया, वो तो बिल्कुल ही फारग है ना जिसने छोड़ ही दिया। एक सिलेक्टिव स्टडी ये भी होती है कि कुछ टॉपिक्स को ज्यादा प्रिपेयर किया और कुछ को कम किया, ये नहीं करना। एब्सेंटीज़म मैंने आपको बताया 25 to 30% स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ना क्लास में ना घर में पढ़ते हुए। दूसरों के क्वेश्चंस को ना सुनना, ये भी गलत है। और वीकली टेस्ट अटेम्प्ट ना करना। अच्छा, ये तो हो गए वो रीजंस ऑफ फेलियर के फेल क्यों कैसे होते हैं स्टूडेंट। अब पास कैसे होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 3 काम कर लें आप, हर रोज आ जाए कॉलेज, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करें, घर जाके 2 घंटे पढ़ें, 99% चांस है आप पास हो जाएंगे। यही चीजें मेरा हाल है, इधर कह रहा है होम असाइनमेंट्स वगैरह करें, घर जाके टेस्ट दें, 2 घंटे डेली पढ़ें, संडे को रिवीजन करें। आखिरी चीज अगले 5 मिनट में, अब ये फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ऑनलाइन वाले, लेकिन शायद आपका भी कोई के भी काम आ जाए, तो डिस्कशन सुन लीजिए 5 मिनट और। जब YouTube पे फ्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो हम कॉलेज को पैसे दे के क्यों नहीं? अच्छा, मुझे एतराज कोई नहीं है, अगर कोई करना चाहे कर सकते, लेकिन याद रखें एज टीचर मुझे अंदाजा है, अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, मैं इस डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई YouTube के लेक्चर देख रहा है तो YouTube के लेक्चर फौरी तौर पे छोड़ दे, कॉलेज में आके फीस जमा करवाए और मेरे से पढ़ना शुरू कर दे। इस डिस्कशन का ये मतलब नहीं है, बल्कि इस डिस्कशन का मकसद क्या है कि जो लोग किसी भी वजह से YouTube पे लेक्चर देख रहे हैं, वो कोई भी रीजन हो सकती है, बाज़ औक़ात कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अफोर्ड कर पा किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वैल्यूएट कर रहे होते हैं यार दूसरा टीचर कैसे पढ़ाता है। मुझे याद है मैं आईकॉम में था, मेरा एक दोस्त दूसरे सेक्शन में था, दूसरे टीचर, हम आपस में बैठ के डिस्कस किया करते थे, यार सर ने ये एडजस्टमेंट किस तरीके से समझाई, इन सर ने किस तरीके से समझाई, इन्होंने कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कंपेरिजन करने का। तो कुछ भी रीजन हो सकती है, लेकिन अगर आप YouTube के लेक्चर देख रहे हैं तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो मैं बताना चाहता हूं, उसको इस्तेमाल करते रहे, मुझे जाती तौर पे कोई इतराज नहीं है, वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है, कॉलेज जाने वो जाने, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। ये जो है ना, ये कॉलेज के लिए लिखा हुआ है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है मुझे, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कुछ उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं ताकि वो उनको एड्रेस कर सके और बेहतर तरीके उनसे भी जितना हो सके, ठीक है, उनसे भी यूटिलिटी हासिल कर सकते। अब आपने उनको, आपका कोई दोस्त अगर YouTube से लेक्चर देख रहा है, आपने उसको बताना है, क्या बताना है, पहली चीज आपने उसे कहना भाई ध्यान रखो ये लेक्चर आउटडेटेड है, ये लेटेस्ट नहीं है, ये 1 2 3 4 सेशन पुराने हैं, तो इसमें क्या होगा, सिलेबस चेंज हो गया होगा, तो देखो कंपेयर करो सिलेबस को, जो चीजें ऐड हो गई हैं वो तुमने अलहदा से सीखनी है, ठीक है, परेशान ना हो, मैं सिखा दूंगा,
आप या नहीं सिखा देंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा। आपने दोस्त को कहना है मैं सिखा दूं। और जो चीजें सिलेबस से निकल चुकी हैं उनका लेक्चर ना देखना, वो टाइम जाया होगा, पहली चीज। दूसरी, आपने कहा एग्जामिनर स्ट्रेटजी चेंज करता है, एग्जामिनर पलटी मारता होता है, ठीक है। जैसे वो जो 2-3 टर्म पहले वाले लेक्चर, उनमें देखो एमसीक्यूज डिस्कस नहीं होते होंगे क्योंकि एमसीक्यूज 2 टर्म पहले आए हैं, ठीक है। तो तुमने एमसीक्यूज 30 नंबर के एमसीक्यूज आए, उनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एग्जामिनर का ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है उसमें से गारंटी वाला है, उसमें से क्वेश्चन उसने सेट कर लिया। अब मुझे पता है क्वेश्चन सेट हो गया ना बड़ा, इस अटेम्प्ट में गारंटी नहीं, वो फॉर एग्जांपल कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में से या किसी दूसरे टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा, तो हमारा फोकस भी चेंज हो जाता है। जिस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने, कोई टॉपिक करने के टेस्ट होने का चांस ज्यादा था, हम बाय डिफॉल्ट उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करवा देते हैं स्टूडेंट। तो आपने उसे कहना भाई करंट स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है इस अटेम्प्ट के लिए अहम टॉपिक है ना, उनके ऊपर तुमने ज्यादा फोकस करना है। मे भी वहां पे प्रैक्टिस सर ने किसी और टॉपिक की करवाई हो ज्यादा, और इस अटेम्प्ट में किसी और टॉपिक की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये बता दी। और फिर बता दें हाँ ये 3 अटेम्प्ट पुराने हैं, तो जाहिर है जो पिछले 3 अटेम्प्ट में पेपर हुए हैं वो उसमें डिस्कस तो नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, IKIB वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, डाउनलोड कर लो, अटेम्प्ट करो, डिस्कस किससे कर लेना, मेरे से। आपने उसको करवाना है, ये चीज। दूसरी चीज, आपने उसे कहना है भाई यूट्यूब पे लेक्चर तो देख लोगे, लेकिन स्टडी मटेरियल कहाँ। एक तो तुम्हें वो पुरानी बुक का एडिशन ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे नई बुक में पेज नंबर 260 पे कुछ और लिखा होगा, वो पुराने लेक्चर की जो बुक थी उस पे पेज नंबर 260 पे कुछ और होगा। नई बुक में चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 कुछ और है, पुरानी में कुछ और है। तो उसे कहना भाई ये तुम्हें प्रॉब्लम। लेकिन चलो फर्ज करो कहीं से पुरानी बुक मिल भी गई, भाई और भी कुछ रिसोर्सेज हैं जो सर ने दिए हुए हैं, तो कौन से रिसोर्स। आपने कहना तुम्हारे पास माइंड मैप है, हाँ, तो मेंटीमीटर के जरिए से टेस्टिंग की प्रैक्टिस करते हो क्या, बेसकेप के जरिए से याद कर रहे हो ताकि तुम्हें भूले ना। कहेगा भाई ये क्या चीजें होती हैं, आपने कहना मैं समझाता हूँ, उसे समझाना है। नो इंटरेक्शन मीटिंग सबसे अहम चीज आपके लिए। आपने कहना यार अच्छा चलो लेक्चर ले लिए, ऐसा तो नहीं होता कि हर चीज समझ आ जाए, जो चीज समझ में नहीं आई उसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे, मैं समझा दूंगा शाबाश। और ये मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं समझने का दिमाग कोई और होता है, समझाने वाला दिमाग कोई और होता है। आप जब चीजें इस वक्त बैठे ना समझ रहे हैं, आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जब आप यही कंसेप्ट किसी को समझा रहे होंगे ना, तो आप डिफरेंट एंगल से आजमा के देख लीजिएगा, डिफरेंट एंगल से सोच रहे होते हैं। तो आपने उसे समझाना है, और ना सिर्फ उसे बल्कि एक दूसरे को भी आपस में समझाएं। लेकिन शर्त यह है कि पहले ये इंश्योर कर लें कि आपको रीजनेबल आता है, ये ना उसका भी कंसेप्ट खराब कर रहे हो। तो डिस्कस जरूर करें एक दूसरे के साथ, और किसी ना किसी ऐसे दूसरे स्टूडेंट को जरूर समझाएं, ठीक है, जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता। और फिर उसे क्या पूछेंगे भाई, सबसे सर ने कहा था सबसे अहम चीज तो है टेस्टिंग, रिटन फॉर्म में टेस्ट देना। टेस्ट करेंगे तो पता। मुझे ये बताए अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर अकाउंटिंग का पेपर पास हो सकता है? तो उसी तरह लॉ की केस स्टडी अटेम्प्ट किए बगैर लॉ का पेपर पास नहीं हो सकता, कन्फर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे यार टेस्ट किधर दे रहे हो, वो टेस्ट तो मैं कहीं नहीं दे रहा। हाँ, आपने कहना नो प्रॉब्लम, मैं हर हफ्ते टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे पास टेस्ट भी है, ये लो टेस्ट कंप्लीट करके क्या करना, मुझे चेक करवा देना। जिस तरह समझने वाला दिमाग और समझाने वाला और, उसी तरह टेस्ट करने वाला दिमाग और उसको चेक करने वाला और, ठीक है। वो जब गलतियां ढूंढने के माइंड से आप देख रहे होते हैं ना, आपकी लर्निंग कहीं की कहीं पहुंचती है। तो आपने उसको मना नहीं करना, मना हो सको, लेकिन उसे इन प्रॉब्लम शेयर कर देनी है, और सिर्फ प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी, उसका हल भी बताना है, ताकि वो भाई जो किसी वजह से नहीं कर सका उसका फायदा हो जाए, नुकसान ना हो, ठीक है जी। मार्केट खराब होगी ना, मार्केट से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। मार्केट खराब, स्टूडेंट का भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस यही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और नहीं होती मार्केट खराब, बेफिक्र रहें। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कल से इंशाल्लाह फिर हम सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज।